हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द टीचर्स जोन पे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है 12th क्लास की राजनीति विज्ञान की जो बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इस टॉपिक में हम बेसिकली वो चीज़ें सब पढ़ेंगे कि जो एक ध्रुवीय जो विश्व 1991 से जो बना था, उसके बाद में जो अमेरिका वर्चस्व छाया था दुनिया में, आज के टाइम पर अगर समकालीन समय में अगर देखा जाए कि जो अमेरिका है उसको मुख्य रूप से अगर राजनीतिक या आर्थिक रूप से अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो कौन कौन से देश है जो नई विश्व महाशक्ति की तरफ अग्रसर है। उनमें अगर देखा जाए तो 2 संगठन है और 3-4 देशों के बारे में हम पढ़ेंगे। उनमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए संगठन के अंदर जो यूरोपियन यूनियन है, जो मुख्य रूप से यूरोप के कुछ देशों को मिलाकर 27 देश को मिलाकर यूरोपियन यूनियन का निर्माण हुआ है। वर्तमान में उसके जो सदस्य देश है वो है 27, जिसने 1949 से अपनी जो यात्रा है वो शुरू की और 1992 में जाकर जिसने 1949 से अपनी यात्रा शुरू की और 1992 में जाकर संगठित हुआ और मास्ट्रिच संधि के माध्यम से यूरोपियन यूनियन अस्तित्व में आया। उसके बाद मुझसे प्रभावित होकर एशिया के कुछ देश थे जिन्होंने एक अलग अपना संगठन तैयार किया जिसका नाम था आसियान। तो ये 2 संगठन अगर देखा जाए तो अमेरिका को आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो एक तरह से अमेरिका है उसका जो वर्चस्व है उसको अगर कोई टक्कर देगा तो 2 अगर संगठन है आसियान और यूरोपियन यूनियन, और कुछ देश है जिनमें अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में देखें तो चीन अमेरिका को आर्थिक रूप से टक्कर दे रहा है। चीन एक नई आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। अभी देखा जाए तो दुनिया में दूसरी जो सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है वो चाइना है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो भारत भी अपने जो पूर्व जो विश्व गुरु की जो भूमिका है वापस उसकी ओर बढ़ रहा है। और उसके बाद में देखा जाए तो जो एक तो एशिया का ही शहर है जो देश है उसका नाम है जापान और दक्षिण कोरिया। तो इसमें अगर देखा जाए तो इन देशों के बारे में पढ़ेंगे हम। तो मुख्य रूप से हमारा जो अध्ययन का विषय रहेगा तो हमें ये चीज़ देखनी है कि जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है कि वर्तमान में जो अमेरिका के पास में एक महाशक्ति के रूप में या वर्चस्व है दुनिया में, उसके विकल्प के रूप में हमें कौन कौन से देश नज़र आते हैं। तो उनके विकल्प में हमें जो नज़र आता है वो चीन आता है, और चीन के बाद में अगर देखा जाए तो भारत आता है, और भारत के बाद में जापान आता है, जापान के बाद में दक्षिणी कोरिया आता है। तो हमें इन चीज़ों के बारे में देखना है। ये देश हो गए। और अगर संगठन के बारे में पढ़ा जाए तो EU आता है जिसे यूरोपियन यूनियन कहा जाता है, और एक आता है आसियान। तो ये जो मुख्य रूप से ये संगठन है जो अमेरिका को एक तरह से विकल्प के रूप में हम इनको अमेरिका के विकल्प के रूप में हम देख सकते हैं। अब देखिए जाए तो सत्ता के नए केंद्र, तो सत्ता के नए केंद्रों से तात्पर्य है कि विश्व में ऐसे संगठनों या देशों से जिनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक रूप से बढ़ा है। तो वर्तमान टाइम पे जिन देशों का जो एक तरह से राजनीतिक रूप से जो दुनिया में जो एक महाशक्ति के रूप में अपने आप को कायम किया है, एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका के विकल्प के रूप में उभरे हैं। विश्व राजनीति में यह केंद्र राजनीतिक भी हो सकते हैं और आर्थिक रूप से अमेरिका के वर्चस्व को सीमित करेंगे। तो सीमित यानी एक तरह से देखा जाए अगर उसके जो वर्चस्व है उसको अगर विकल्प के रूप में अगर देखें तो हमें कुछ देश ऐसे हैं जो हमें वर्तमान में नज़र आएंगे जो राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से अमेरिका का सामना करने या अमेरिका का मुकाबला करने के लिए एक तरह से नई महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। इनमें महत्वपूर्ण है कि संगठन के बारे में अगर देखा जाए तो यूरोपियन संघ के बारे में पढ़ेंगे इस पाठ में हम, और ये एक आसियान के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से यूरोपीय संघ है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसके 27 सदस्य देश है, और आसियान है जिसकी स्थापना के समय 5 देश थे और वर्तमान में अगर देखा जाए तो 10 देश है। और मुख्य रूप से आसियान है वो एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियाई जो नेशन है उनका, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है ये। और ये यूरोपीय संघ है वो मुख्य रूप से यूरोप के जो देश है उनका संगठन है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो कुछ देश है जिनमें हमें भारत को देखते हैं, चीन को देखते हैं, जापान को देखते हैं और दक्षिण कोरिया को देखते हैं। ये कुछ देश है जो हमें अमेरिका का
एक तरह से विकल्प नज़र आते हैं कि वर्तमान में अगर अमेरिका का वर्चस्व अगर सीमित होगा या कम होगा, उसके बाद में कौन कौन से देश जो अपने एक तरह से देखा जाए तो जिनका वर्चस्व है या फिर दुनिया में उनकी जो महाशक्ति या ताकत है वो दुनिया में एक तरह से देखा जाए तो उनकी शक्तियों में वृद्धि होगी। आगे देखते हैं कि यूरोपीय संघ, तो इसमें हम मुख्य रूप से जो शुरुआत कर रहे हैं, जो पहला संगठन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की शुरुआत अगर देखा जाए तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ था कि सेकेंड विश्व जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में जो यूरोप के देश थे उनकी जो अर्थव्यवस्था वो पूरी तरीके से चरमरा गई थी। उसके बाद में उनकी जो अर्थव्यवस्था उनको पुनर्जीवित करने के लिए अमेरिका या जो कुछ देश थे उन्होंने एक संगठन बनाया था शुरुआत में। तो 1945 के बाद शीत युद्ध के कारण यूरोप के देशों में आपसी मेल मिलाप बढ़ा, क्योंकि जो यूरोप की जो अर्थव्यवस्था भी क्योंकि वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई थी उस टाइम पे। और उसके बाद में शुरुआत में कुछ देश थे जो एक साथ आए और उन्होंने इस यूरोपीय संघ की जो एक तरह से विकास यात्रा है उसमें अपना योगदान दिया। अमेरिका ने यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को फिर से सुधारने में ज़बरदस्त मदद की, जिसे मार्शल योजना कहते हैं। क्योंकि इस योजना में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से अमेरिका है जिसने भी एक तरह से जो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे शीत युद्ध में उनके अर्थव्यवस्था को वापस पुनर्जीवित करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की, जिसे मुख्य रूप से मार्शल योजना कहते हैं। और मार्शल योजना के माध्यम से इन देशों में वो आर्थिक जो खर्च है उन्होंने अगर देखा जाए तो अमेरिका ने उन देशों में अपना आर्थिक जो धन है वो इन देशों में लगाया ताकि इनकी जो अर्थव्यवस्था वो पुनर्जीवित हो जाए। मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। तो 1948 का मान जो एक संगठन बना उसे कहते हैं यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई और पश्चिमी यूरोप की आर्थिक मदद की शुरुआत हुई। तो हमें मुख्य रूप से देखना है कि शुरुआत में जो मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी और पश्चिमी यूरोप की आर्थिक मदद की शुरुआत हुई थी। और ये देखा जाए तो इसका यूरोपीय जो संघ है उससे कोई संबंध नहीं है। ये तो मुख्य रूप से जो पश्चिमी यूरोप या अमेरिका के साथ के अंदर जो गठबंधन था या जो पूंजीवादी जो गुट था उसके कुछ सदस्य देश थे जो पश्चिमी यूरोप से आते थे और उन देशों में अमेरिका ने आर्थिक सहायता की थी। उसके लिए 1948 में एक योजना लेके आया जिसे मार्शल योजना कहते हैं। और मार्शल योजना को जो जिस नाम से जाना जाता है उसे कहते हैं यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन, जो बना था 1948 में। लेकिन इसका जो संबंध है यूरोपियन संघ से नहीं है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो आगे समय के साथ इसके स्वरूप में बदलाव आते रहे। जैसे अगर देखें तो 1949 में राजनीतिक सहयोग के साथ यूरोपीय परिषद बनी। तो 1949 में एक परिषद का निर्माण हुआ, यूरोपीय परिषद बनी थी। और 1951 में अप्रैल 1951 में पेरिस संधि के माध्यम से पश्चिम यूरोप के 6 देशों ने यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय बनाया। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी मुख्य रूप से पेरिस संधि से देख सकते हैं कि जो यूरोपीय संघ है उसकी जो शुरुआती जो नींव केंद्र जो पत्थर लगा था वो है पेरिस संधि, जो अप्रैल 1951 में की गई थी। और इसमें मुख्य रूप से जो पश्चिम यूरोप के 6 देश इसमें शामिल थे और 6 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया, एक समुदाय बनाया जिसे कहते हैं यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में 1957 में रोम संधि की। कुछ सालों बाद में जो और ज़्यादा संगठित होने के लिए इन देशों ने एक अलग से संधि की जो रोम संधि के नाम से जानी जाती है और वो 1957 में की गई थी। पूंजीवादी देशों के आर्थिक एकीकरण से ये यूरोपीय आर्थिक समुदाय बना। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया गया था। तो शुरुआत में तो देखे जाए तो ये यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय बना 1951 में और उसके लिए पेरिस संधि की गई थी। और 1957 में रोम संधि के माध्यम से पूंजीवादी देशों के आर्थिक एकीकरण से ये जो संगठन था और ज़्यादा संगठित हुआ और ज़्यादा एकीकृत हुआ। और उसके बाद में इन्होंने अपना नया नाम रखा जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय, और इंग्लिश में देखा जाए तो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी बना। तो मुख्य रूप से अगर पूछा जाए यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का जो गठन किया गया था वो रोम संधि 1957 के माध्यम से किया गया था। और यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय बना था वो 1951 में पेरिस संधि के द्वारा बना था। यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था वो 1979 में हुआ था, क्योंकि इन देशों ने अपनी एक पार्लियामेंट या संसद का निर्माण किया और वो जो संसद बनी थी उसके लिए जो पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ वो हुआ 1979 में।
उसके बाद में अगर आगे देखा जाए यूरोपीय संघ एक संगठन के रूप में अगर देखा जाए कि ये जो संगठन है वर्तमान में हम जिस रूप में देखते हैं यूरोपियन संघ के रूप में देखते हैं या संगठन के रूप में देखते हैं, वो कब जाके अस्तित्व में आया? तो वो मुख्य रूप से जो अस्तित्व में आया वो फरवरी 1992 में एक संधि की गई थी जिसे मास्ट्रिच संधि कहते हैं। और ये मास्ट्रिच संधि के माध्यम से हमें यूरोपीय संघ देखने को मिलता है या यूरोपियन यूनियन देखने को मिलता है। तो यूरोपियन यूनियन अगर देखा जाए जो वर्तमान स्वरूप में है, उसका जो वर्तमान जो स्वरूप है जो हमें नज़र आता है, वो मुख्य रूप से जो संधि थी उसके पीछे वो है 1992 में मास्ट्रिच संधि। और इसी संधि के माध्यम से यूरोपीय जो संघ है वो अस्तित्व के अंदर आया। उसके बाद में आगे देखते हैं कि प्रारंभ में यह एक आर्थिक संगठन था। शुरुआत में इसका जो उद्देश्य था वो आर्थिक लाभ कमाना था, क्योंकि जो शुरुआती जो सदस्य देश थे उन देशों को आर्थिक रूप से फ़ायदा हो, इसके लिए वो एकीकृत हुए थे वो सभी देश। उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को एकीकृत करके इस संगठन को राजनीतिक रूप से भी सुदृढ़ करने पे बल देना शुरू किया। और वर्तमान में देखा जाए तो ये एक यूरोपियन यूनियन है, वो एक देश के रूप में व्यवहार करता है। उसका अपना खुद का स्थापना दिवस है, उसका अपना खुद का झंडा है, उसका अपना गीत है, अपनी उसकी खुद की मुद्रा है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो एक यूरोपियन यूनियन एक जो आर्थिक संगठन था वर्तमान में एक देश के रूप में व्यवहार करता है और अपने आप को स्वतंत्र एक तरह से नेशन स्टेट के रूप में देखते हैं। ये लोग एक विशाल राष्ट्र की तरह अस्तित्व में आया। अगर देखा जाए यूरोपियन जो यूनियन जो 27 देश है वो एक साथ आकर एक तरह से एक राष्ट्र की तरह अस्तित्व में आए हैं। इसके पास अपना झंडा भी है, अपना गान भी है, अपना स्थापना दिवस है, एक मुद्रा भी है। लेकिन दोस्तों हमें याद रखना है इसका अपना एक संविधान नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका अपना क्या नहीं है, तो उसका अपना एक संविधान नहीं है। तो बाकी है झंडा भी है इनका, राष्ट्रगान भी है, स्थापना दिवस भी है इनका, मुद्रा भी है, लेकिन एक संविधान नहीं है। तो हमें याद रखना है कि इसका संविधान नहीं है। यूरोपीय संघ ने 2003 में अपना संविधान बनाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा, क्योंकि 2003 में अपना एक प्रयास किया था उन्होंने संविधान बनाने का, लेकिन सभी जो सदस्य देश थे वो सहमत नहीं हुए इसके ऊपर। उसके बाद में आगे देखें यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के 12 सितारे का घेरा बना हुआ है। अगर पूछा जाए ईयू का जो झंडा है उसमें मुख्य रूप से जो हमें प्रतीक चिन्ह के रूप में अगर देखने को मिलता है उसमें 12 सितारा जो स्टार होते हैं वो बने हुए यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि जो 12 जो स्टार बने हुए हैं वो किस चीज़ का प्रतीक है, तो यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी याद रखनी है। उसके बाद में आगे देखते हैं कि वर्तमान में जो नए और पुराने सदस्य मिलकर टोटल जो 27 देश है, क्योंकि उस टाइम पे अगर देखा जाए तो इसमें जो पहले थे 28 थे, लेकिन 2019 के आसपास इसमें से एक देश था जिसे ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है, उसने एग्जिट कर लिया था। इसलिए इस प्रक्रिया को ही ब्रेग्जिट कहा जाता है। इसको ब्रेग्जिट कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन ने इसमें एग्जिट कर लिया था और लगभग 51.3% के आसपास में उन्होंने अपने लोगों से वोटिंग करवाई थी। तो ज़्यादा 50% से ज़्यादा लोग थे जो इस पक्ष में थे कि जो ब्रिटेन है वो ईयू या यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं रहे, इसलिए ब्रिटेन है उसने अपने आप को इससे अलग कर लिया। तो पहले 28 देश थे लेकिन वर्तमान में इसके जो सदस्य देश है वो 27 देश है। आगे देखते हैं कि जो इसमें अगर पुराने सदस्य देश देखा जाए तो ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, और उसके बाद में अगर देखा जाए ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा और नीदरलैंड। ये जो उसके बाद में अगर देखा जाए पुर्तगाल है, स्वीडन है, स्पेन है, ये सभी जो देश है ये 15 जो देश देखे हमने वो इसके पुराने सदस्य देश है। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जाकर कुछ और देशों ने इसके सदस्य लेना स्वीकार किया था उस टाइम पे। तो इसमें देखा जाए एस्टोनिया है जिसने बाद में जाके इसकी सदस्य ली, और लातविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, चेक गणराज्य है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, स्लोवेनिया है, बुल्गारिया है, साइप्रस है, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो क्रोएशिया भी है। तो हमें ये थोड़ा सा याद रखना है कि जो क्रोएशिया जो सदस्य देश है इसका जो 27वां सदस्य देश बना था, उस टाइम पे 28वां देश बना था जिसने इसकी सदस्यता 2013 में ली थी। ये इसका अंतिम सदस्य देश है जिसने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। उस टाइम पे जब इसने ग्रहण की थी तब ये 28वां देश बना था, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये इसका 27वां देश है। ये अगर पूछा जाए कि सबसे अंतिम रूप से जो देश इसमें शामिल हुआ था वो है क्रोएशिया, तो 2013 में इसमें शामिल हुआ था और 27वां देश बना है वर्तमान में।
और उसके बाद में अगर आगे देखा जाए कि यूरोपीय संघ की जो विशेषताएं हैं कि वो यूरोपीय संघ की जो विशेषताएं वो क्या क्या है, तो यूरोपीय संघ की जो मुख्य जो विशेषताएं हमें देखने को मिलती है, इसमें यूरोपीय संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक और सामाजिक मामलों को प्रभावित कर सकता है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए प्रत्येक क्षेत्र है उस क्षेत्र को यूरोपीय संघ है वो प्रभावित करता है। उसके बाद में यूरोपीय संघ का आर्थिक प्रभाव एशिया में ही नहीं, यूरोप में ही नहीं बल्कि एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप के देशों तक फैला हुआ है। तो यूरोप के साथ साथ में एशिया और अफ्रीका के कुछ देश उनमें भी इसका प्रभाव फैला हुआ है। 2016 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी और सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के रूप में अगर देखा जाए तो 17,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा इसकी जीडीपी है। इसकी मुद्रा यूरो, अगर देखा जाए याद रखना कि जो यूरोपियन यूनियन है जिसकी मुद्रा है यूरो, इसकी एक मुद्रा है जिसे यूरो के नाम से जाना जाता है, अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा है। इसमें जो अमेरिकी जो करेंसी है उसके डॉलर के नाम से जाना जाता है, और जैसे भारतीय करेंसी उसे रुपये के नाम से जाना जाता है, और रूस की जो करेंसी है उसे रूबल के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन की खुद की मुद्रा है जिसे यूरो के नाम से जाना जाता है। और आगे देखते हैं कि 2012 में यूरोपियन यूनियन को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी थोड़ा याद रखने लायक है कि 2012 में जो यूरोपियन यूनियन है उसे नोबेल प्राइज भी मिला था, और मुख्य रूप से जिस क्षेत्र से संबंधित था वो शांति के लिए। तो दुनिया में शांति कायम करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो 2012 में यूरोपियन यूनियन को सम्मानित भी किया गया था उस टाइम पे। एक दोस्तों इसमें आती है कि सांगेन संधि आती है। तो 1985 में यूरोप के कुछ देश थे, उन्होंने जितने भी देश थे, सदस्य देश थे, उन्होंने एक संधि की थी और उस संधि को कहते हैं सांगेन संधि। सांगेन संधि मतलब ये होता है एक वीज़ा होता है जिसमें क्या होता है, हम किसी भी देश में जैसे जाते हैं तो हमें उस देश का वीज़ा लेना पड़ता है। उसके बाद में हम अगर किसी और देश में जाते हैं तो हमें उस देश का भी वीज़ा लेना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है कि यूरोपियन यूनियन के जो 27 सदस्य देश है, वो देश के जो सदस्य जो भी नागरिक है उन देशों, किसी भी देश के नागरिक हैं, वो अगर एक बार सांगेन संधि वीज़ा जो है वो प्राप्त कर लिया, उसके बाद में वो अगर यूरोप के जो यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश है उनमें कहीं भी आ जा सकते हैं, उनके लिए अलग से वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर इसका सदस्य फ्रांस है तो फ्रांस अगर बेल्जियम, लग्जमबर्ग अगर जाना चाहता है, फ्रांस के कोई नागरिक है वो अगर एक बार ये सांगेन संधि के बाद में अगर जो वीज़ा है सांगेन वीज़ा वो अगर प्राप्त कर लेता है तो वो बिना कोई रोक टोक के किसी भी देश में जो सदस्य देश है, 27 देश, उनमें कहीं भी आ जा सकता है। तो उसके नागरिकों को अलग से कोई वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यही है सांगेन संधि जो 1985 में की गई थी। उसके बाद में विश्व व्यापार में अमेरिका के से 3 गुनी ज़्यादा हिस्सेदारी है इसकी। अगर इस पूरी संगठन की देखा जाए तो अमेरिका से भी 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी है। अमेरिका और चीन के साथ व्यापारिक मामलों पर अपनी शर्तों पर बातें करता है। मतलब ये अमेरिका और चीन है उनसे भी एक तरह से देखा जाए तो अपनी जो व्यापारिक जो शर्तें हैं अपने हिसाब से वो सभी चीज़ें मनवाता भी है। यूरोपीय संघ एक सदस्य देश फ्रांस, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में वीटो पावर भी मिली हुई है। तो हम देखते हैं कि यूएनओ है, उसकी एक जो एजेंसी, जो एक अंग है सुरक्षा परिषद, उसमें टोटल जो सदस्य देश है वो है 5 स्थायी देश और 10 अस्थायी सदस्य देश है। जो स्थायी देश है 5, उनमें एक फ्रांस भी है, और जो स्थायी देश होते हैं उनके पास है वीटो शक्ति होती है। तो यूरोपियन यूनियन का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास वीटो पावर भी है। फ्रांस के पास जो सदस्य देश है फ्रांस, उसके पास में वीटो पावर भी है। उसके बाद में आगे देखते हैं कि जिससे यह अमेरिका के साथ अन्य देशों की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित कर सकता है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना इसके पास में, इसका सदस्य देश फ्रांस के पास 335 परमाणु हथियार भी है। तो फ्रांस है वो एक शक्तिशाली देश था, और जिसके पास में अगर देखा जाए तो यूएनओ के अंदर वीटो पावर भी है और 335 परमाणु हथियार भी है। और इसके पास अगर जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, उसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना भी है। विश्व व्यापार संगठन के अंदर महत्वपूर्ण समूह की तरह काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है विश्व में ये। तो अगर तभी तो हम देखते हैं कि ये जो सत्ता की वैकल्पिक केंद्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं तो यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं कि यूरोपीय संघ में कुछ कमियां भी है, तो इसके अंदर कुछ कमियां भी है, क्योंकि कोई भी संगठन में उसकी कुछ अच्छाइयाँ होती है तो उसके साथ साथ में उसकी कुछ कमियां भी होती है। तभी तो हम देखते हैं कि 2003 के आसपास जो एक संगठित संविधान बनाने की कोशिश की गई थी वो असफल रही थी उस टाइम पे। तो यूरोपीय संघ के सदस्य देश अपनी अलग विदेश नीति और रक्षा नीति भी रखते हैं।
ये नीति कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है, क्योंकि जो सदस्य देश है यूरोपियन यूनियन है वो अपनी जो अलग विदेश नीति या रक्षा नीति रखता है, लेकिन उसके जो सदस्य देश है वो भी जो बाकी जो देश है दुनिया के उनके साथ में अलग से एक तरह से देखा जाए तो द्विपक्षीय जो वार्तालाप है विदेश नीति में हो चाहे वो रक्षा नीति में हो, वो कई बार जो इनके हित होते हैं वो एक दूसरे के साथ में जो यूरोपियन यूनियन और जो 27 सदस्य देश है उनके जो पर्सनल जो एक तरह से हित है वो कई बार एक दूसरे के विरोधाभासी हो जाते हैं। उसकी वजह से यूरोपियन यूनियन को कुछ नुकसान होता है। उदाहरण इराक पर हमला हुआ, जब उस समय ब्रिटेन ने इस हमले के साथ इस हमले का जो साथ दिया, क्योंकि इराक पर 2003 के आसपास हम देखते हैं कि इराकी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया गया था, जिसके माध्यम से इराक पर हमला किया गया था। उस हमले में जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था उस टाइम पे टोनी ब्लेयर, वो इस हमले में अमेरिका के साथ था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इसके खिलाफ थे। लेकिन जर्मनी और फ्रांस थे वो देश इसके खिलाफ थे। तो ये थे, अगर उस टाइम पर ब्रिटेन जर्मनी और फ्रांस तीनों ही यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश थे, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो ब्रिटेन का जो हित था वो अमेरिका के साथ में जाने में था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने इस चीज़ का विरोध किया। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में डेनमार्क और स्वीडन मोस्ट्री संधि और संघ यूरोपीय मुद्रा यूरो को विरोध किया। तो इसके दो देश है डेनमार्क और स्वीडन, जिन्होंने जो 1992 में फरवरी में जो मास्ट्री संधि हुई थी उसका और जो यूरोपीय जो मुद्रा प्रचलन में आई थी यूरो, उसका भी विरोध किया था। तो सदस्य देश है, लेकिन इन दोनों का इस चीज़ से विरोध भी है। आगे और देखते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना के समय से अब तक कई सदस्य देश अमेरिका गठबंधन का हिस्सा रहे हैं, क्योंकि बहुत से देश जो अमेरिका के साथ में रहे थे। यूरोपीय संघ की कुछ नीतियों के कारण ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह करवाया। तो जून 2016 में एक जनमत संग्रह करवाया था ब्रिटेन ने, इससे मतलब इसमें रहना है या फिर इससे अलग होना है, क्योंकि अगर देखा जाए कि अमेरिका जो ब्रिटेन है उसका जो इतिहास है वो बहुत एक तरह से देखा स्वर्णिम इतिहास रहा है उस टाइम पे। तो जो ब्रिटेन था उसको ऐसा लग रहा था कि जो मेरी जो शक्ति है एक तरह से स्वतंत्र या अलग रहने से ज़्यादा एक तरह से प्रभावी है, ना कि इसके साथ में रहने से, क्योंकि ब्रिटेन को इसके साथ में रहने से नुकसान हो रहा था उस टाइम पे। तो उन्होंने अपने लोगों से जनमत संग्रह करवाया कि भाई इसमें रहना है या फिर इससे अलग होना है। तो उसमें जो ज़्यादा जो लोग पक्ष में थे वो इससे अलग होने के पक्ष में थे, लगभग 51% के आसपास वोट आए थे इससे अलग होने के लिए, और निर्णय लिया गया कि ब्रिटेन इससे बाहर होगा। और उस प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है, ब्रेग्जिट कहा जाता है। तो ब्रिटेन का इससे अलग होने की जो प्रक्रिया है उसे ही ब्रेग्जिट कहा जाता है। उसके लिए जून 2016 में एक जनमत संग्रह करवाया गया था। उसके बाद में अगर देखते हैं तो आसियान यूरोपीय संघ के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा आसियान वाला। उसके बाद में यूरोपीय संघ की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, तो एकीकृत बाजार बनाने के लिए 1993 में एक एकीकृत बाजार का प्रयास किया गया था, और 2009 में एक संधि की गई थी जिसे लिस्बन संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ी सी संधि है वो याद रखनी है कि अप्रैल 1951 में हमने देखा था कि पेरिस संधि हुई थी। उसके बाद में 57 में हमने देखा था कि रोम संधि हुई थी, जिसके माध्यम से यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो अस्तित्व में आया था, और जो यूरोपियन यूनियन जो बना था एक तरह से देखा जाए 1992 में, उसके लिए मास्ट्रिच संधि की गई थी। और जो 2009 में एक संधि की गई थी उसे कहते हैं लिस्बन संधि, वो है 2009 में। और एकीकृत बाजार बनाने के लिए जो एक तरह से देखा जाए तो प्रयास किया गया था वो है 1993 में किया गया था। ये प्रयास डेनमार्क और स्वीडन ऐसे देश है जिन्हें मास्ट्रिच संधि और यूरो मुद्रा का विरोध किया था। तो ये दोनों ही देश है जिन्होंने मास्ट्रिच संधि और यूरो मुद्रा का विरोध किया था। तो ये भी थोड़ा हमें याद रखना है कि डेनमार्क और स्वीडन इस चीज़ के विरोध में थे। फिर आगे अगर जो दूसरा संगठन है उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से एक तरह से देखा जाए तो अच्छी तरीके से समझेंगे चीज़ों को। उसके बाद में एक तरह से जो तैयारी है अपनी वो मजबूत करेंगे, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि अभी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा, शिक्षा विभाग उसके द्वारा एक तरह से जो ये 9th से लेकर 12th तक की जो क्लासेज होती हैं उनके लिए अलग से जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। जो एग्ज़ाम पहले जो टाइम टेबल आया था उसमें संशोधित टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है वापस, जो मुख्य रूप से शायद 14 तारीख से स्टार्ट और 24 तक एग्ज़ाम चलेंगे बच्चों के। तो आप इस वीडियो के माध्यम से
जितना भी हो सके हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर हम करवाने के प्रयास करें। आप लगातार छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और आप आसानी से उन चीज़ों को याद भी रख सकते हैं। और लगभग 2 या 3 वीडियो में हम हमारा ये जो एक चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे, तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। आप जैसे पहले नॉर्मल देख लो, उसके बाद में अगर देखा जाए तो आप 2x की स्पीड से भी देख सकते हो। तो इसलिए ये है कि आप भी लगातार इस चीज़ के माध्यम से जुड़े रहिए और आपको ये जो हमारी जो PDF है, जो नोट्स की जो PDF है, वो भी आपको द टीचर्स जोन पे उपलब्ध हो जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल है, आप जाकर इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम जो वीडियो है उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से जाकर उस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो और उसके माध्यम से हम जो भी PDF शेयर करेंगे वहाँ पे, तो आप वो PDF है उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हो और अपनी जो तैयारी है उसको और ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। एक बार अगर ये सारी चीज़ें अगर याद हो जाए आपको, उसके बाद में आप अगर कुछ बुक में आपको और इम्पोर्टेंट लगे वो भी इस नोट्स में कहीं ना कहीं ऐड कर लेना। इस तरीके से आपकी जो तैयारी है वो एक अच्छी तैयारी हो जाएगी और हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी जो तैयारी है वो और ज़्यादा मजबूत हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो आगे है जिसमें आसियान के बारे में पढ़ेंगे, चीन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें जापान है, दक्षिण कोरिया है, भारत है, इनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है उसके बारे में थोड़े ज़्यादा फैक्ट थे, अब जो आसियान है उसके बारे में इतने ज़्यादा फैक्ट नहीं है, छोटा सा है। और उसके बाद में देखा जाए तो भारत है, थोड़ा भारत के बारे में थोड़ा पढ़ना है कि भारत की जो स्थितियाँ जो विश्व में जो एक नई जो महाशक्ति बनने की तरफ जो अग्रसर है उसके बारे में थोड़ी कुछ चीज़ें है वो देखेंगे, चाइना के बारे में देखेंगे। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना था। तो जिसमें आसियान ने हमने जो यूरोपियन यूनियन है उसे हमने कंप्लीट कर दिया। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।